तो 10 मिनट में एक थिंकर को समझना कितना मुश्किल हो सकता है? थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, पर आइए उसी को इजी बनाते हैं। तो उसी के साथ मैं निधि शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ PWUGC नेट के प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर हम अपनी 10 मिनट की थिंकर की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं और आपके पहले थिंकर उसी के हिसाब से हैं। सोशोलॉजिकल थियरी यूनिट 1 के पहले थिंकर एमिल डर्काइम। ठीक है, सो एमिल डर्काइम को लेके एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर जो बताना चाहूँगी वो ये है कि ये फादर ऑफ फंक्शनलिज्म माने जाते हैं, यानी कि प्रकार्यवाद के पिता। प्लस साथ ही साथ इन्होंने पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला फर्स्ट सोशोलॉजी डिपार्टमेंट जो था उसको पब्लिश किया था, इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? फ्रांस में, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो। तो ये एक बेसिक सी चीज़ आपको इनके बारे में हमेशा याद रखनी है, एंड ये क्लासिकल सोशोलॉजिकल थिंकर तो है ही। और साथ ही साथ ये है मेरा QR कोड, आप मेरे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, PWUGC नेट के ग्रुप का, जो कि मेरे नाम से है। आपको ऐसे ही सेशंस, ऐसे ही नए फैक्ट्स इस ग्रुप के अंदर पता लगते रहेंगे, यूट्यूब के लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो इस चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, QR कोड को स्कैन करिए और चैनल में जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंसेप्ट के साथ, जो कि है सोशल फैक्ट्स, यानी कि सामाजिक तथ्य। तो एमिल डर्काइम के अनुसार क्या होते हैं सामाजिक तथ्य? तो इन्होंने बोला है कि हम जिस तरह से सोचते हैं, हमारे जो मैनर्स होते हैं, सोचने का तरीका है, हम लोगों की फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, ये सब की सब चीज़ें, हमारा बिहेवियर, सब कुछ हमसे एक्सटर्नल है, हमसे बाहरी है। क्यों है? क्योंकि हमारी दुनिया के बाहर, मतलब कि हमारे अंदर से बाहर यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि सोसाइटी ने बनाए हैं, और वही फैक्टर्स जो हैं उन्हें हम कहते हैं सोशल फैक्ट्स, यानी कि सामाजिक तथ्य। और ये हमारे ऊपर ना एक पावर बना के रखते हैं, यानी कि हम लोग अगर चाहें भी तो इनके कंट्रोल से छूट नहीं सकते, हमें इसे फॉलो करना ही पड़ेगा। एक इंडिविजुअल के ऊपर ये कंट्रोल बना के रखते हैं, सोशल कंट्रोल। और ये जो सोशल फैक्ट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। पहले सोशल फैक्ट होते हैं नॉर्मल, सामान्य, जिसको हर कोई मान करके चलता है। ठीक है, और दूसरे होते हैं पैथोलॉजिकल, रोगात्मक, जिसको हम कहते हैं, यानी कि ये वो फैक्ट्स हैं जिसको एक इंडिविजुअल मान के नहीं चल रहा है, कहीं ना कहीं डेविएट हो चुका है, विचलित हो चुका है, और अपने नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा। तो आपके नॉर्म्स, आपके रूल्स फॉलो किए जाते हैं सोशल फैक्ट में। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं सोशल फैक्ट्स की? विशेषता है सबसे पहली एक्सटर्नल, ये हमसे बाहरी है, हम पैदा हुए तो हम इसको सीख करके नहीं आए थे, हम लोगों ने अपनी फैमिली के साथ सोसाइटी का पार्ट बन के इन सोशल फैक्ट्स को सीखा है, तो ये हमसे बाहरी कहलाए जाते हैं। सेकेंड है कॉन्स्ट्रेनिंग, ये हमारे ऊपर एक दबाव बनाते हैं। ठीक है, कोअर्सिव इसी को हम कहते हैं। ठीक है, दबाव बनाते हैं, और ये दबाव ऐसा होता है कि अगर हम इसको नहीं भी मानेंगे तो बाकी लोग तो इसको मान करके चलेंगे ही चलेंगे, हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। उसी के साथ साथ एक्सटर्नल तो है ही, ये आप समझ चुके हो, प्लस उसी के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्यों है, स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि सब लोग इसे मानेंगे, एक पर्सन नहीं भी मानेगा तो भी इसमें काम चल जाएगा। और प्लस जनरल होते हैं, सामान्य होते हैं, हर एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते हुए आपको मिल जाएंगे, बट अलग अलग रूपों से, बिकॉज हर सोसाइटी के नॉर्म्स और सोशल फैक्ट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो अगला कंसेप्ट है इसमें वो है डिविजन ऑफ लेबर, यानी कि श्रम का विभाजन। तो ये एक किताब भी है साथ ही साथ, जो कि 1893 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो एमिल डर्काइम ने बोला था कि आपको सोसाइटी में कंपैरिजन देखना चाहिए। कैसे? आप देखोगे ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो थोड़े अलग रूप से काम किया करती थी, और जो मॉडर्न सोसाइटी है वो थोड़े अलग रूप से काम करती है। तो ये कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ पे दो तरह की एकजुटता जो है वो देखी जाती है। ठीक है, सोशल सोलिडारिटी, यानी कि सामाजिक एकजुटता, वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि पारंपरिक समाज में किस प्रकार की हुआ करती थी, और एक मॉडर्न सोसाइटी में किस प्रकार की हुआ करती थी, ये एक कंपैरिजन इन्होंने अपनी इस किताब में स्टडी किया, जो इनकी डॉक्टरल थीसिस भी कही जाती है। ठीक है, पहली एकजुटता होती है मैकेनिकल सोलिडारिटी, यानी कि यांत्रिक एकजुटता, जिसमें सब लोग मिलकर रहते हैं और एक जैसा ही सोचते हैं। ऑर्गेनिक सोलिडारिटी होती है जहाँ पे लोग पजल के हिस्सों की तरह फिट हुए हैं, अलग अलग सोचते हैं बट फिर भी जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपस में कुछ ना कुछ मतलब होता है, एक कुछ ना कुछ काम होता है, इंटरडिपेंडेंस है। इस सोसाइटी में होता है डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन मैकेनिकल सॉलिडारिटी में ऐसा नहीं है, सब लोग यहाँ पर एक ही प्रकार का काम करते हैं।
लॉ किस तरह का एग्जिस्ट करता है एक मैकेनिकल सॉलिडारिटी की सोसाइटी में, रिप्रेसिव जिसको हम दमनकारी कहते हैं, यानी कि आप यहाँ पे पनिशमेंट जो आपको लगेगी फिट कि यस ये पनिशमेंट हमको देनी चाहिए, कुछ भी सैंक्शंस यहाँ पे वॉयलेंट भी हम लगा सकते हैं, हिंसक भी लगा सकते हैं, वो आपका इस पर्टिकुलर सॉलिडारिटी के लॉ में इंक्लूड हो जाता है, जो कि अनरिटन भी है, कहीं ना कहीं से अलिखित भी है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी में जो हम लोगों का आज के टाइम का मॉडर्न टाइम का लॉ है, ठीक है, फॉर्मल लॉ है, वो अप्लाई होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे पनिशमेंट देते हैं किसी के क्राइम के अकॉर्डिंग, और उसका मतलब है कि लोगों के अंदर सुधार लेकर के आना, तो ये सुधारात्मक कानून भी कहलाता है हिंदी में। तो ये आपका पार्ट था डिवीजन ऑफ लेबर का, जो कि दूसरा टॉपिक था एमिल डर्कheim का। अब इसी में आ जाता है एक और कंपैरिजन कि अब मॉडर्न सोसाइटी में शिफ्ट तो आया, लेकिन शिफ्ट आने के साथ साथ एक और यहाँ पर फिनोमेना आया, जो कि था सुसाइड, यानी कि लोगों के बीच में आत्महत्या का दर बहुत बढ़ना शुरू हो चुका था। अब ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों बढ़ रहे थे आत्महत्या के दर? क्योंकि यहाँ पे लोगों के बीच में अकेलापन बहुत आ चुका था, डेविएशन बहुत देखने के लिए मिल रहा था, लोग अकेला महसूस कर रहे थे, और साथ ही साथ कुछ लोगों में तो उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन था कि वो सोसाइटी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी थे। तो सबसे पहला आपका सुसाइड यहाँ पर आ जाता है ईगोइस्टिक, जिसको हम अहंकारी कहते हैं। ये वो लोग हैं जो कि सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, और लो इनका इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण कहलाता है, विच मीन्स कि ये वो लोग हैं जो यहाँ पर या तो बहुत ऐसे प्रोफेशन में, जैसे कि डॉक्टर, राइटर, जो अकेले रहते हैं, सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। उसी के अलावा आपकी यहाँ पर दूसरे टाइप की जो सुसाइड है वो है ऑल्ट्यूरिस्टिक, यानी कि परोपकारी। अब इन लोगों के साथ क्या है, ये उल्टा है किसका, ईगोइस्टिक का। इसमें लोग इतना ज़्यादा एकजुटता के साथ जुड़े हुए हैं कि वो अपनी सोसाइटी के भले के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय के भले के लिए कुछ भी करने को रेडी हैं। तो कई बार आत्महत्या यहाँ पे बहुत लोगों का भला करने के लिए एक व्यक्ति के सेक्रीफाइस से देखा जाता है, ठीक है। फिर आता है रेगुलेशन के बेसिस पे, यानी कि कंट्रोल कितना है। तो एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे इतना रेगुलेशन बना है, फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ पे लोगों के बीच में इतना रेगुलेशन है कि वो उसे झेल नहीं पा रहे हैं और अल्टीमेटली उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसको हम घातक आत्महत्या भी कहते हैं, जो कि फेटलिस्टिक सुसाइड कहलाती है। एंड देन आता है एनोमिक। एनोमिक सुसाइड का मतलब है कि लोगों के ऊपर कंट्रोल है ही नहीं, क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और क्राइम करके एक दूसरे को मार भी रहे हैं, और हो सकता है कि खुद एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो गिल्ट में कई बार आत्महत्या भी कर लेते हैं, और उसी को यहाँ पे एनोमिक सुसाइड कहा जाता है, जिसमें रेगुलेशन बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। तो ये 4 तरह के सुसाइड के टाइप्स हैं जो कि एमिल डर्कheim ने अपनी किताब सुसाइड में दिए थे, जो कि 1897 में पब्लिश हुई थी। तो ये था हमारा तीसरा कंसेप्ट एमिल डर्कheim के द्वारा। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एमिल डर्कheim का रिलीजन के साथ क्या संबंध था, क्या थ्योरी इन्होंने दी। तो जो सबसे पहले सिस्टमैटिक थ्योरी आई थी रिलीजन यानी कि धर्म के ऊपर, वो दी गई थी एमिल डर्कheim द्वारा। तो इन्होंने यहाँ पर क्या बोला रिलीजन के बारे में, देखिए डेफिनेशन ध्यान से। इन्होंने कहा है कि रिलीजन एक यूनिफाइड सिस्टम है, यानी कि एकीकृत प्रणाली है। किस चीज़ की, जहाँ पे आपकी मान्यताएं, आपकी प्रैक्टिसेस एक साथ रहती हैं। आप जो सोचते हो उसी के हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस करते हो, बट किस चीज़ के अराउंड कर रहे हो, कुछ पवित्र चीज़ों के अराउंड, यानी कि कुछ सीक्रेट थिंग्स के अराउंड, जिनको हम कहते हैं टोटम। टोटम, तो किसी भी एक टोटम यानी कि किसी एक नेचुरल ऑब्जेक्ट की पूजा करना, उसी के आसपास कुछ इस तरह की प्रैक्टिसेस करने को हम लोग यहाँ पर कहते हैं टोटमिज्म। तो आपको यहाँ पे समझना है कि एमिल डर्कheim की थियोरी में टोटम और टोटमिज्म का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका मानना था कि ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है रिलीजन का, इसका एक ही मतलब है कि रिलीजन को बनाने वाली कौन है, सोसाइटी है, और उसने क्यों बनाया है इसको, ताकि लोगों के बीच में इंटीग्रेशन हो सके, यानी कि एकीकरण हो सके। और ये एकीकरण की ही जो भावना है, इसी से लोग मिलकर के क्या करते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, किसी एक पवित्र वस्तु की पूजा करते हैं, और साथ ही साथ वो पवित्र वस्तु हमेशा आप देखोगे कि एक नेचुरल ऑब्जेक्ट यानी कि प्राकृतिक वस्तु ही होती है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कौन सी ट्राइब में स्टडी किया गया था, ये किया गया था अरुणता ट्राइब में स्टडी। अरुणता ट्राइब, अरुणता ट्राइब जो है वो ऑस्ट्रेलिया की एक ट्राइब है, जनजाति है, जहाँ पर टोटमिज्म का जो प्रोसेस है वो चलता है। और टोटमिज्म में क्या होता है, हम एक प्राकृतिक वस्तु की पूजा करते हैं। सो दिस वाज द फोर्थ एंड लास्ट कंसेप्ट ऑफ एमिल डर्कheim, और 10 मिनट में आपने यहाँ पर एमिल डर्कheim जैसे थिंकर को समझ लिया है।
ठीक है। सो दीज सीरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इफ यू रियली वांट टू लर्न थिंग्स इन अ क्विक वे। और उसी के साथ साथ आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एंड ऐसे ही और कंसेप्ट के साथ साथ आप वेट करिएगा, बिकॉज हर मंडे, वेडनेसडे और ट्यूसडे शाम को 8 बजे आपकी ये सीरीज़ का 10 मिनट का टाइम जो है आप अलॉट कर दीजिए, क्योंकि ये अपलोड होना शुरू हो जाएंगे आज ही रात से। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द सेशन। बाय बाय एंड टेक केयर।